यार अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इफ यू हैव डिम्पल ऑन योर लेफ्ट चीक, आई तो डू, यू टेंड टू बी सेंसिटिव, इमोशनल एंड क्रिएटिव। यार ये तो सही है जी। नहीं, ये ना आपको बुद्धू बनाते हैं, ये सारे इंस्टाग्राम के एडमिन के अलावा कोई नहीं बोलता, स्पेशली साइकोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। एनीवे, hi, this is me Afrin. I welcome you back to my channel. Today we are going to talk about NIMHANS entrance for MPhil Clinical Psychology and PhD. This is going to be extremely important for those who are planning on sitting for this exam in the upcoming year for 2023. अभी मैं अपने experience के हिसाब से बोलूँगी क्योंकि I had set for this entrance exam in the year 2022. So without wasting much time, let's get this video started. In today's video, we are going to discuss about three important things. The first one is the form and application procedure कि कैसे मैंने apply किया था. Second, we will discuss about the venue, verification and mode of entrance. Third point आता है takeaways. So takeaways में मैं अपने experience के बारे में बताऊंगी कि मैंने ये जो इतना बड़ा entrance दिया था उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। वीडियो के अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टू सपोर्ट माय चैनल। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट मी ब्रीफ यू अ लिटिल बिट अबाउट NIMHANS एंड व्हाई इज इट सच अ बिग डील। सो NIMHANS stands for National Institute of Mental Health and Neurosciences. It was actually established as an asylum, but fun fact, in 1994 then it was also declared as deemed to be university and rest is history. It was in 2012 that it was announced as having the national importance. So NIMHANS itself is such a big brand and thousands of experts and professionals are being produced by NIMHANS each year in the field of neurosciences, nursing, clinical psychology and so much more. NIMHANS is also ranked 4th among medical institute in India, so you can imagine the kind of competition. So everybody from the field of psychology they aspire to enroll themselves in NIMHANS. आते हैं पहले पॉइंटर की तरफ जो है एप्लीकेशन एंड फॉर्म प्रोसेस। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्म किस टाइम पे निकलता है, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने तो वैसे ऑनलाइन ही किया था। आजकल वैसे बहुत प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि आपका सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपका जो फॉर्म निकलता है वो यूजुअली अप्रैल में आ जाता है। इस साल अप्रैल में आया था, उसके पहले टाइमिंग बहुत अलग थे, तो इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज बिकॉज ऑफ द प्री एंड पोस्ट कोविड एरा के वजह से। ये जो प्री कोविड एरा था उसके एग्जाम बहुत पहले हो जाता था, कभी कभी मार्च में हो जाते थे, तो आप इतना कुछ गारंटी नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन 2022 में मैंने एक्चुअली अपने आप को एक डेडलाइन दिया था कि मार्च तक हो सकता है, मार्च तक फॉर्म आ सकते हैं, फॉर्म निकल के इनफैक्ट एग्जाम भी हो सकता है। तो आप अगर अपने आप को वो डेडलाइन देके चलोगे तो फॉर्म निकलने से इतना आपको नर्वसनेस फील नहीं होगा और आप इजीली अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो बाय द टाइम इट कम्स आउट। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप UPS एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, जो कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में आपको अपडेटेड करते हैं और उनके इनफैक्ट वेबसाइट में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। या फिर आप खुद ही जा सकते हो NIMHANS के उस वेबसाइट में। NIMHANS के वेबसाइट में जाके you will get all the options and in fact in the bulletin board you keep on checking. This is the most ideal way of updating yourself with any kind of information related to NIMHANS. So once you open and register your entire form, you will shift yourself into a portal. So from the portal you can see all the updates regarding your admit card, regarding your examination dates. So सब कुछ आपके उस पोर्टल में आ जाता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको ईमेल वगैरह फिर नंबर वगैरह बहुत ही ध्यान से देना होता है बिकॉज आपको फिर अपडेट वगैरह उसी चैनल के थ्रू आपको मिलता है। अगेन आई एम गोना टेल यू, इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड यू आर स्टिल इन योर मास्टर्स डिग्री, देन आपका जो लास्ट सेमेस्टर का जो भी मार्कशीट होता है वो आप अपने पास ज़रूर रखिए क्योंकि आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने होते हैं। सो नंबर ऑफ सीट्स आर 32। आपको फिर से एक बार कंफर्म करके भी बता देती हूँ। ऑल इंडिया कैटेगरी होते हैं 23, कर्नाटका डोमिसाइल होता है 6, एक्सटर्नल फेलोशिप होता है 3। सो नंबर ऑफ टोटल सीट्स फॉर MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी इन NIMHANS इज 32, विच इज अ लॉट कंपेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट। आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको वेन्यू, वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो वेन्यू होता है आपका NIMHANS जो कि बेंगलोर में है, तो अगर आप बेंगलोर के निवासी हो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा वहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना है एकदम चिल होके। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बिकॉज सेंटर NIMHANS में ही होता है। मेरा सेंटर हुआ था NIMHANS कन्वेंशन सेंटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज नॉट द ओनली सेंटर बट आई कैन बी रॉन्ग। और एक बात बता दो, बहुत सारे एग्जामिनेशन एक्चुअली आपको जाके वेन्यू में या फिर उस यूनिवर्सिटी या फिर उस इंस्टीट्यूट में जाके आपको देना होता है, लेकिन ये ना आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिखा हुआ दिखेगा
तो उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत लाना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन मतलब कि घर से एग्जाम देना है। ऑनलाइन मतलब वो लोग मोड के बारे में बोल रहे हैं कि आपको कंप्यूटर टेस्ट होगा कि OMR शीट लेके आपको पेपर पेंसिल टेस्ट देना है। तो ऑनलाइन लिखा था इसमें भी, लेकिन आपको जाना था, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस में आपको बताई जाती है। वेन्यू के बारे में हो गया, आपको बेंगलोर में आना है, ट्रेवल करके ही आना है। मैं भी गुवाहाटी से बेंगलोर गई थी, 3 आवर्स का फ्लाइट जर्नी होता है। अगर पहले से आपको पता होता है तो आप ट्रेन की भी जर्नी ले सकते हो, जो भी आपके लिए फिजिबल हो आप उस तरह से ट्रेवल करके आप जा सकते हो और ये एग्जामिनेशन के लिए आप अपेयर हो सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जो गाइडलाइंस मिलते हैं आपके एडमिट कार्ड के पीछे एक पेज दिखेगा आपको, जहाँ पे सारे गाइडलाइंस लिखे होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इनफैक्ट कोई भी बड़ा एग्जाम आप देख लो, एडमिट कार्ड के पीछे गाइडलाइन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके उसको हम लोग देखते भी नहीं है, लेकिन आप प्रिंट आउट करें उसको, एक्चुअली 1 by 1 जितने भी पॉइंटर्स है 1 से लेके 10 पॉइंटर्स तक सब कुछ पढ़े, ध्यान से पढ़े। इनफैक्ट एग्जामिनेशन लाइक निम्हांस दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब मैं गई थी, वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्चुअली 4 बार हुए थे। सो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में 4 बार आपके एडमिट कार्ड और आपके जो ID प्रूफ है उसका वेरीफाई किया जाएगा। आप जब एंटर करते हो वेन्यू में, तब सिक्योरिटी गार्ड आपका एडमिट कार्ड और ID प्रूफ आपका चेक करेगा। उसके बाद आप लाइन में चलते हो। मैंने वैसे इतना कुछ कैरी नहीं किया था, एक पेन और पेंसिल कैरी किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि रफ शीट वगैरह में हमें लिखने के लिए उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन जब तक आप सेकेंड चेक पॉइंट पे आते हो तब तक ये सारी चीज़ें आपसे ले जाया जाता है। कोई स्टूडेंट्स पानी का बोतल ये सब भी कैरी कर रहे थे तो ले जाया जाता है। बहुत सारे एंट्रेंसेस में ये सारी चीज़ें फिर भी आपको अलाउ करते हैं, लेकिन निम्हांस जैसे एग्जाम में आपको ये सब अलाउ नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी अंदर अवेलेबल होता है। आपको पानी बोतल से लेके सब कुछ अंदर मिल जाता है, तो आपको ये सब अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं करना होता है। एक बार आप जब सेकेंड चेक पॉइंट को क्रॉस करते हो, वहाँ पे भी एग्जामिनर्स वगैरह फिर से आपके ID प्रूफ और आपके एडमिट कार्ड को देखते हैं। इस बार थोड़े से फोकस करके देखते हैं वेदर योर फॉर्म नंबर एंड योर ID प्रूफ इज करेक्ट। उसके बाद जब आपसे ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सामान है कि नहीं, ये ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं। वो सब देखने के बाद जब आप एंटर करते हो, उसके बाद आपको मिलता है थर्ड चेक पॉइंट। इसमें बहुत सारे एग्जामिनर्स एक साथ बैठे होते हैं, इनफैक्ट डिफरेंट डेस्क और चेयर के साथ बैठे होते हैं, और आपके जो ID प्रूफ है और एडमिट कार्ड है उसमें आपको वेरीफाई करके आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजते। तो ये थर्ड चेक पॉइंट हो गया। इतना ज़्यादा टाइट और स्ट्रिक्ट होते हैं ID प्रूफ चेक करने के टाइम पे कि मैं अपना आधार कार्ड लेके गई थी, लेकिन उन्होंने इनफैक्ट आधार कार्ड किस तरह का था, लैमिनेटेड था कि वो पोस्ट में आया हुआ आधार कार्ड था, वो तक देखा था उन्होंने। जो कि यही आधार कार्ड लेके मैं अपने फ्लाइट वाइट में भी ट्रेवल करती हूँ, लेकिन उन्होंने वो आधार कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने वही बोला था कि आधार कार्ड ये नहीं है, तो फिर आप ये लैमिनेटेड क्यों है। तो मैंने उनको बता दिया था, जो सही बात है, कि ये मेरा लेजिट आधार कार्ड है, अभी मैंने यही यूज़ किया है सारी जगहों पे। तो उन्होंने फिर मुझे इतना परेशान नहीं किया, उन्होंने वेरीफाई करके लिख दिया। वो वेरिफिकेशन का आपका स्टैंप या फिर वो साइन कर देते हैं। जब वो सिग्नेचर हो जाता है उसके बाद आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो थर्ड चेक पॉइंट जो होता है वही सबसे ज़्यादा डिटेल वाइज आपके सारे चीज़ों को चेक करते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्टली भेज देते हैं बायोमेट्रिक के लिए। आपको इतने सारे एग्जामिनर्स, इंस्ट्रक्टर, इन्विजिलेटर्स, जो भी आप बोलो, इतने सारे वहाँ पे होते हैं हेल्प करने के लिए कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहोगे, या फिर आपको किसी दूसरे इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं आपसे पूछने के लिए कि आपको कोई हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। तो काफ़ी एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको एग्जामिनेशन होता हुआ दिखेगा। तो बहुत अच्छा था, वैसे मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। मैं गई, उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ, स्टिकर जैसा कुछ चिपका दिया था मेरे जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे, और उस हिसाब से मुझे आई थिंक अपना सीट लेना था। तब तक मेरा वेरिफिकेशन हो गया था और मैंने सीधा एंटर किया था एग्जामिनेशन हॉल में। तो एंटर करते ही आपको अपना एक सीट लेना है। डेस्क और सीट 2-3 लोगों के साथ आपका ज्वाइन रहता है। ऐसा कुछ है नहीं कि एक एक कंप्यूटर के साथ एकदम प्राइवेसी जैसा कुछ है, बिकॉज द डिवाइस विच यू विल बी गिवन, डिवाइस इटसेल्फ एंश्योर्स दैट नोबडी कैन चीट फ्रॉम वन अनदर। किंडल जैसा एक बॉक्स रहता है आपका, आईपैड बोल लो, किंडल बोल लो, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते एग्जैक्टली, वैसा एक डिवाइस मिलता है आपको, आईपैड जैसा डिवाइस। तो उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आपका जो ये डिवाइस है, आप डिवाइस को ऑन करें और उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर उनमें सिलेक्ट करें। तो मुझे पता नहीं था ऑन वगैरह कैसे करते, सब कुछ वो लोग सिखा देते। तो एक बार जो किंडल जैसा डिवाइस होता है, वो ना तो कंप्यूटर आपको मिला ना तो OMR शीट, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। किंडल जैसा, आईपैड जैसा एक हमें डिवाइस मिला जिसमें कि डिजिटल पेंसिल होता है। आप जब अपना फॉर्म नंबर फिर एप्लीकेशन नंबर जो भी होता है आपको सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करने के बाद आपके डिटेल्स आ जाते हैं स्क्रीन में। स्क्रीन में डिटेल्स आने के बाद ही आपको एक्चुअली
एक मॉक टेस्ट जैसा मिलता है एकदम अनरिलेटेड सब्जेक्ट की तरह, जावा इन सब के बारे में। तो वो बेसिकली आपको दिया जाता है जस्ट टू प्रैक्टिस एंड जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द डिवाइस। सो वहाँ पे आपको एकदम अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि रिपोर्ट टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिपोर्ट टाइम निमहांस ने अगर आपको बोला है कि आपको 9 या 9:30 को पहुँचना है, आप उसी टाइम पे पहुँचे, क्योंकि वेरिफिकेशन से लेके अभी जो प्रैक्टिस सेशन चलता है विद द डिवाइस वो काफ़ी ज़्यादा सारे टाइम को यूटिलाइज करते हैं और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। आई थिंक ऑलमोस्ट 30 to 40 minutes were given to us just to practice with the MCQs and just get familiar with all the options that were available on the device. And then once the time was there, exactly dot point जिस टाइम पे एग्ज़ाम होना था, टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा इस डिवाइस के साथ कि आप ना सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में देख सकते हो, क्योंकि वो स्क्रोलिंग प्रोसेस था। मतलब सारे क्वेश्चंस एक ही पेज में हैं, तो आप स्क्रॉल कर सकते हो। आप स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक स्क्रॉल कर सकते हो। और आपको एक बार ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता कि कंफर्म, नेक्स्ट, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपली अपने जो डिजिटल पेन होता है, डिजिटल पेन से आप एक बार क्लिक करें, वो आपका जो आंसर होता है वो रजिस्टर हो जाता है। यू सिंपली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं एकदम लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक अवेज। टेक अवेज मतलब मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने क्या सीखा। पहला पॉइंट तो मुझे ट्रैवलिंग का आपको बताना है। ट्रैवलिंग एक्चुअली आई टुक इट फॉर ग्रांटेड। कहीं और से ट्रैवल करने वाले हो तो फिर take ample amount of time to travel and then to settle down to revise and then go for the exam। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मुझे लगा था कि मैं एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जाऊंगी ट्रैवल करके। मैंने सोचा था कि इतने ज़्यादा खुद ही से पैसे वैसे जमा करके फ्लाइट वाइट की टिकटें करके मैं बेंगलोर में जा रही हूँ, तो 2-3 दिन क्यों रहूँ, उससे अच्छा एग्ज़ाम दूंगी, उसके बाद वापस आ जाऊँगी। क्योंकि उस टाइम पे MET, नोएडा, फिर RML, ये सारे एग्ज़ाम भी लाइंड अप थे। तो उस हिसाब से मैं बस गई और फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट करे मैं जब अपने कज़िन के घर में पहुंची, फिर मैं पढ़ने लगी। बट ऑनेस्टली ट्रैवल एग्जॉशन इज़ रियल। फिर मुझे दिमाग में कुछ भी कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए नहीं घुस रहा था, मैं कुछ नहीं पढ़ाई कर पा रही थी। तो एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हो गया मेरा फ्रेश माइंड से फ्रेश एग्जाम देने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंटर बताना चाहूँगी कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड्स हो। निमहांस का एग्जाम पूरे साल में एक ही बार आता है अभी, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी का। तो अगर आप उसी दिन में कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कुछ अच्छे से नहीं कर पाओ, सपोज आपका पेट दुख रहा है, आपका सर दुख रहा है, तो फिर आपका पूरा जो साल का मेहनत होता है ना वो वेस्ट जाता है। क्योंकि निमहांस जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपको 1 साल की तो प्रिपरेशन ज़रूरत होती है। मैंने जब दिया था ऑफकोर्स 2-3 महीने के प्रिपरेशन के बाद मैं गई थी। मुझे बस जानना था कि एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। मैं इस चीज़ के साथ भी नहीं गई थी कि क्रैक ही नहीं होगा, लेकिन मुझे बस जानना था कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है। और हाँ, देने के बाद मुझे अपनी इन सारी गलतियों के बारे में एहसास हुआ। और एट द सेम टाइम दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट for me to crack further examination, because just after NIMHANS I could crack MET नोएडा का examination for MPhil clinical psychology 2022 में ही। और रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर से कंपटीशन आ जाता है आपके इंटरव्यू वगैरह में। बट निमहांस का ये अच्छा है कि आपको जो मेरिट लिस्ट होता है उसके बाद ही आपको काउंसलिंग प्रोसेस होता है, मेरे ख्याल से जितना मैं जानती हूँ। एंटायर आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज मैं जब ये एग्जाम देने गई थी मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। बहुत सारे दोस्तों से पूछे, बहुत सारे ओल्ड क्लासमेट से पूछे जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर मिल जाती थी। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि इनसाइडर्स दो। इफ़ यू वांट मी टू make a review on the paper, make sure you comment down below and I'm gonna see you guys next time. So thank you so much guys for watching. Bye.